हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके लिए बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए नया वन शॉट लेकर आया हूं। जो हम पिछले वन शॉट में बात कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स, उसी वन शॉट को आगे लेकर चलते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और बचे हुए हिस्से को मैं आपके लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों, ये वो हिस्से हैं जो बायोटेक्नोलॉजी को मतलब बायोलॉजी को स्पेशल बनाते हैं और ये बताते हैं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। मैं हमेशा इस चीज के लिए बड़ा काम करता हूं, अपने अंदर में बहुत ज्यादा बदलाव करता हूं, उसकी तरफ मैं अपने आप को बहुत बढ़ा रहा हूं। हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हाउ कैन आई मेक द टॉपिक इजीएस्ट टू माय स्टूडेंट। उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पोर्शन को हम साथ लेते हैं एंड दैट इज क्लोनिंग साइट। अब भाई, जितनी बार मैं इसको इम्पोर्टेंट कहूं उतनी बार कम है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बड़े ध्यान से इसको समझिए। दिस इज द PBR322 फर्स्ट सिंथेटिक और मैन मेड क्लोनिंग वेक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल इसके ऊपर किसी ना किसी बेसिस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए आपको भी इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर किसी भी तरीके के क्वेश्चन में बनकर आ सकता है। बड़े ध्यान से इसको समझिए, इसको रिलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, दिस इज फर्स्ट दिस क्लोनिंग वेक्टर, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर। ई कोलाई का मतलब यह है कि ये ई कोलाई के अंदर क्लोन करने के लिए बेस्ट एडेप्टेड है। अब इसके अंदर पहली बात क्या है इसकी, दैट इज फर्स्ट सिंथेटिक और मैन मेड और आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। तो ये सबसे पहला सिंथेटिक वेक्टर है। सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, इसका ये नाम क्यों पड़ा? पी का मतलब प्लाज्मिड, देन बी आर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट बॉलीवर, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम रॉड्रिगेज, दिस इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट साइंटिस्ट रॉड्रिगेज। नेक्स्ट इज द लैब नंबर 322, दैट इज द लैब नंबर जिस लैब में इसको डेवलप किया गया था। तो इस तरीके से इस पूरे नाम को बनाया गया। अब इसकी तीसरी, एक तो पहला इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये हो गया कि फर्स्ट सिंथेटिक है, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया कि इसका किस तरीके से नाम रखा गया। अब तीसरा आता है इसका, दैट इज MCS, यानी कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट। दिस इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट वेक्टर है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइट ये है, एक साइट ये है, ठीक है जी, एक साइट ये है, एक साइट ये है, एक साइट ये है, एक साइट ये है। आप इन डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स पर, इन डिफरेंट लोकेशंस पर फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को लिगेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। वो बात एक अलग है कि जनरली हम मल्टीपल डिजायर्ड जीन को प्रिफर नहीं करते, क्योंकि दैट मेक्स द प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। बन तो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लोनिंग होने में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होती है
उसको सेपरेट और प्यूरिफाई करने में। तो जो लास्ट वाला स्टेप है दैट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, so we avoid such मल्टी, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, दिस मीन टू से। नेक्स्ट देखिए जी, अब यही बात देख रहे हैं, देखिए कि ये व्हाट दिस प्रोवाइड, तो ये आपको ये बता रहा है कि शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स, हिंड थर्ड भी है, इकोआरआई फर्स्ट भी है, बाम फर्स्ट भी है, एसएएल फर्स्ट भी है, पीयूपी फर्स्ट, पीएसटी, ये सब अलग अलग डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए इंसर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपना ओआरआई है, देखिए ये दिस इज द ओआरआई। तो ये और इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो सेलेक्टेबल मार्कर भी दिए गए हैं इसके अंदर, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एबिलिटी भी इसके अंदर दी गई है, जिसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ये, जो इसको टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट ग्रो करने की पावर देता है, कैपेसिटी देता है, दैट इन ये रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता है टेट्रासाइक्लिन के लिए। ये हिस्सा, ये जीन का सीक्वेंस इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर डेवलप करता है। अब बड़े ध्यान से समझिए कि ये किस तरीके से ये फैसिलिटी ये हेल्प इन सेलेक्टेबल, हेल्प एज सेलेक्टेबल मार्कर, टेबल मार्कर, ये किस तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर के बेसिस पर हेल्प करता है, इस बात को समझिए। अब सपोज कीजिए कि हमने BAMH1 या SAL1 का यूज किया और हमने इसको हटा दिया और इसकी जगह एलियन डीएनए या इंसर्ट लगा दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, इस PBR322 ने अपनी टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर खो दी, क्योंकि जो जीन सीक्वेंस इसको ये रेजिस्टेंस पावर दे रहा था वही हमने हटा दिया और उसकी जगह एलियन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए या इंसर्ट या फॉरेन डीएनए लगा दिया। अब जब हम इसको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट में डाल दिया, इकोलाई में डाल दिया, अब उस इकोलाई को अगर हम टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डालेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, और जो और बाकी हैं वो ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब हम क्या है कि हमने सेलेक्ट कर लिया ग्रो करने और ना करने के बेसिस पर। अब इसी को उठाया हमने, पूरी कॉलोनी को एम्पिसिलिन के मीडियम में डाल दिया, वहां पर मान लीजिए कि जो रिकॉम्बिनेंट है हमारा वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस पावर है और बाकी के पास नहीं है, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल प्लेटिंग करके, जिसे हम कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग, हम श्योर हो जाते हैं और इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से या ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें एक सेलेक्टेबल मार्कर का ऑप्शन भी दे रहा है, और वो भी दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी दे रहा है और एम्पिसिलिन के लिए भी दे रहा है। सेम रिपीट हम उसके लिए कर सकते हैं कि हमने PST1 या PVU1 का इस्तेमाल किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर हमने उसको हटाया और एलियन डीएनए को इंसर्ट कर दिया। तो अब इस PBR322 के पास जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर थी वो खत्म हो गई। अब हमने इसको डाल दिया इकोलाई के अंदर और इकोलाई को हमने एम्पिसिलिन के मीडियम में डाल दिया। तो सीधी सी बात है कि ये रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट पावर नहीं है। अब इसके बेसिस पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी को ही उठाया हमने और अब टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डाल दिया, क्योंकि कम से कम दो एंटीबायोटिक को हम यूज जरूर करते हैं, इसलिए ही इसको रेप्लिका प्लेटिंग नाम दिया जाता है कि मतलब कि एटलीस्ट वी टेक टू,
एटलीस्ट। तो इसलिए हमें श्योर के होने के लिए कि कंफर्म वी बिकम श्योर, तो उस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसके अलावा ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी ये पीबीआर 322 दे रहा है, रोप, प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन। रोप इससे बना है, आरओपी। रेप्लिकेशन के अंदर जितने भी प्रोटीन्स यूज होते हैं वो सारा भी ये हिस्सा बनाता है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसका बहुत यूज हो रहा है। हालांकि अब इससे भी एडवांस और रेस्ट्रिक्शन आपका ये सिंथेटिक वेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं और यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब और भी बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल सिलेबस में आपके ये हैं तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द 5 स्टार क्वेश्चन, दैट इज वेरी वीआईपी क्वेश्चन, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ज्यादा, जिसको आपको फ्यूचर यूज के लिए बार बार लिख लिख कर समझना है। मेन कॉन्सेप्ट इसका मैंने आपके साथ शेयर किया है। गो थ्रू विद दैट सीरियसली एंड मेक इट इजियर फॉर यू, मेक योरसेल्फ, ताकि आप इसको आसानी से इसके ऊपर क्वेश्चंस का जवाब दे सके। नेक्स्ट देखिए जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है जी, अब आप देख रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं स्पेशली, जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को रिकॉम्बिनेंट से या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट से, इस प्रोसेस को हम बेसिकली नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन। तो खाली ये भी अकेला पूछ लिया जाता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वीआईपी है ये, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी दिमाग में रखें। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम का मतलब होता है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, एक तो इसमें टाइम बहुत बड़ लगता है, एंड दैट इज आल्सो टीडियस, थकाऊ है, ये थका देता है, ये दिमाग को परेशान ज्यादा करता है, उबाऊ है, मतलब ऊब जाता है आदमी इसमें मल्टीपल रेप्लिका प्लेटिंग करके, तो इसलिए इसका इलाज निकाला गया। अब एक और ये बहुत आता है एग्जाम में, बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। तो इसमें जरा सी भी गलती हुई तो हमें सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो थी परेशानी, अब इस परेशानी का हल क्या निकाला गया? Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in presence of chromogenic substrate. Chromo means कलर और जेनिक मीन्स जीन्स। क्रोमो यानी कि ऐसा जीन जो कलर प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस बना रहा है, उसके बेसिस पर हमने इसकी रेमेडी निकाली, इसका तोड़ निकाला, तो दैट इज रेमेडी। ये एक तरीके का उपचार है इस समस्या का समाधान है, रेमेडी है इसकी। तो अब इसमें क्या करते हैं भैया, देखिए, इन दिस recombinant DNA is inserted within the encoding sequence of an enzyme beta galactosidase। तो ये भी वेक्टर के अंदर या किसी भी जीन सीक्वेंस के अंदर है बैक्टीरिया के, तो वो हिस्सा जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है उसको हमने निकाल लिया और उसके अंदर इंसर्ट लगा दिया। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की खासियत ये है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर होगा तो वो बैक्टीरिया ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। अब अगर उसको हमने हटा दिया, उसकी जगह एलियन डीएनए लगा दिया, तो उसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा और ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे या ट्रांसफॉर्मेंट्स ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं या आपका ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रेफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन।
ये दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर का तरीका है। अब प्रेजेंस ऑफ a chromogenic substrate gives blue color colonies if the plasmid in bacteria does not have an insert. A presence of insert results in insertional inactivation of the beta galactosidase gene, and the colonies do not produce any color and identified as recombinant colonies. तो इस तरीके से नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फिर एक बड़ा अच्छा वैल्यू पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं इसको शेयर कर रहा हूं इस क्यूआर कोड के थ्रू, इसको ध्यान में रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये 2 नंबर में जुड़ सकता है, दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के। कि भाई जब इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन का ऑप्शन हमारे पास था तो व्हाई वी टेक दिस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसको क्यों लिया। या हमारे रेप्लिका प्लेटिंग से सरदर्द होता है भाई, बहुत अच्छा मेथड नहीं है, उबाऊ है, कम्बरसम है, तो अगर हम इसको बदलना चाहे तो हम क्या यूज कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जी आपका वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए भाई, वेक्टर यूके आपका प्रोकैरियोटिक है जीन। अब तक हमने उसको प्रोकैरियोटिक में ही यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ही क्लोन कराने की प्रैक्टिस को समझा है, कि हमने बार बार कोलाई बैक्टीरिया या कोई और बैक्टीरिया बार बार कहा है कि उसके अंदर उसको हम रिलेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम बात करें किसी भी प्लांट की, एनिमल की, सो ऑल आर यूकैरियोटिक। तो अब फिर यहाँ एक सरदर्द बन गया कि क्या जो वेक्टर के साथ हमने एलियन डीएनए लिया है यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये बन गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या यूकैरियोटिक सेल में वर्क करेगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी वर्किंग डिफरेंट है। भाई यूकैरियोटिक सेल बड़ी एडवांस है और प्रोकैरियोटिक सेल उसके बेसिस पर। अब दोनों का माहौल अलग है, तो क्या वो एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे, क्या उस माहौल में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोन कर पाएगा। तो अब इन सब चीजों के लिए क्वेश्चन दिमाग में आया। अब क्वेश्चन दिमाग में आया तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा गया। अब सॉल्यूशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आई कि सबसे पहले प्लांट्स को देखा गया। तो प्लांट्स में एक बैक्टीरिया ऐसा है जो बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ डिजीज डेवलप करता है इन डिफरेंट। अब उस बैक्टीरिया को जब आइडेंटिफाई किया गया, सो दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। So that is Agrobacterium tumefaciens. This bacteria is a pathogen of several dicot plants. ठीक है जी। अब यानी कि ये पहले से ही डाइकॉट प्लांट्स की सेल, यूकैरियोटिक सेल के माहौल में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से अपने आप को फ्लरिश कर सकता है। ये इसकी एबिलिटी इसने अपने अंदर डेवलप की है इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट के बेसिस पर। अब इसके वेक्टर को अगर हम देखें, सो दैट इज वेक्टर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। सो दिस इज द वेक्टर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। अब इस एग्रोबैक्टीरियम के वेक्टर में एक और खास बात है। क्या है जी वो खास बात, कि इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक हिस्सा इसका सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं टी डीएनए, और टी आई प्लाज्मिड इस पूरे को हम कहते हैं। अब जो ये टी डीएनए है, टी लिया गया है ट्यूमर से, तो ये बेसिकली डिजीज फैलाने वाला सीक्वेंस है। यही डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ट्यूमर डेवलप करता है और उस ट्यूमर के थ्रू बीमारी फैलाता है। अब यहाँ साइंटिस्ट को एक और मजे की बात दिमाग में आई कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस टी डीएनए वाले सीक्वेंस को तो हटा दिया जाए, इसको तो हम रिमूव कर दें और
in place of this in place of this tDNA sequence, we insert desired DNA। अब इसकी जगह हम क्या करा, हमने डिजायर्ड सीक्वेंस को इसकी जगह इंसर्ट कर दिया। अब यहां से हमारी एक हिंदी की कहावत सार्थक हो गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी कि हमने बीमारी फैलाने वाला जो जीन था वो भी हटा दिया और साथ के साथ उसके अंदर अपनी मनमर्जी का जीन लगा दिया जो कि हमारे प्लांट्स के फायदे के लिए वर्क करेगा या हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए वर्क करेगा। तो अब ये फिर एक कहावत को सब मतलब कर दिया, हमारा नुकसान भी नहीं हो रहा है और उल्टा हम उसमें और बेनिफिशियल प्रोडक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके के वेक्टर्स कहलाते हैं डिसआर्म्ड वेक्टर्स बन गए। और ये डिसआर्म्ड पैथोजन बन गया। ये पैथोजन था लेकिन इसकी बीमारी फैलाने वाली शक्ति हमने खत्म कर दी और उसकी जगह हमने हमारे फायदे के लिए इसके अंदर शक्ति डेवलप कर दी, स्ट्रेंथ इसके अंदर डेवलप कर दी। तो ये एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर हमारे पास एक करारा जवाब हमें मिल गया हमारी समस्या का। अब फिर दूसरी बात आई भैया, अब एनिमल्स के लिए क्या करें। अब इसी तरीके से हमने एनिमल के लिए खोजा। अब इसको पहले मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मैं समझता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो गया। मैंने आप तक अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया, ये मैं मानता हूं इजीएस्ट वे में, ताकि आप इसको समझ सके, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वीआईपी है, यानी कि वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको आगे तक के लिए दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं बच्चों एनिमल्स की। एनिमल्स में फिर सर्च हुआ और एनिमल्स में हमारी नजर पड़ी वायरस पर, और वायरस भी रेट्रोवायरस के ग्रुप का, जो कि सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। तो ये हमारे ताले की चाबी निकला एनिमल्स के लिए। इसमें भी सेम यही करा, कैंसरस सीक्वेंस जो बनाता है, जो डेवलप करता है, उस सीक्वेंस को रेट्रोवायरस में से हटाया, उसकी जगह इंसर्ट लगाया और उसके भी हमने हथियार को कट कर डिसआर्म कर दिया, उसके बीमारी फैलाने वाले हथियार को काट दिया हमने और उसके अंदर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी का डीएनए लगा दिया। अब उसको किसी भी होस्ट एनिमल सेल में डालेंगे हम तो पहले से ही उसके माहौल को वो जानता है, इसलिए उसमें रेप्लिकेट करने में उसे कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से एनिमल्स के लिए हमारे पास वेक्टर का सोर्स हो गया रेट्रोवायरस, और प्लांट्स के लिए हमारे पास वेक्टर का सोर्स हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। और इस दोनों को हम नाम देते हैं डिसआर्म्ड वेक्टर, क्योंकि एक्चुअली ये बीमारी फैलाने वाले हैं, लेकिन हमने इनके अंदर से बीमारी फैलाने वाले जीन को हटाकर ही उसी लोकेशन पर इंसर्ट यानी कि डिजायर्ड जीन या एलियन डीएनए लगा दिया। तो अब ये कोई बीमारी नहीं फैला रहे, उल्टा हमारे मतलब के जीन को, हमारे डिजायर्ड जीन को हमारी मर्जी के अनुसार डेवलप कर रहे हैं और उस प्लांट के अंदर उल्टा डेवलप पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको इससे रिलेट करने के लिए। सपोज करिए हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस लिया, ये एग्रोबैक्टीरियम का वेक्टर लिया, वेक्टर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है जी। और हमने दूसरा लिया जी, ये हमने ले लिया जी, ये सपोज कीजिए हमने ले लिया ये विटामिन ए बनाने वाला जीन है जो कि हमने कैरेट से निकाला है, गाजर से हमने
गाजर के अंदर विटामिन ए होता है, आपको पता ही है। तो कैरोटीन, विटामिन एक कैरोटीनॉइड ही है एक तरीके का, कैरेट्स उसी से ही बना है। तो उससे हमने ये निकाला। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए जी, ये बेसिकली क्या है, ये वो हिस्सा है, सपोज कीजिए ये टी डीएनए वाला हिस्सा है, टी डीएनए वाला हिस्सा। अब इसको तो हमने दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यूज किया। ठीक है जी, इसको भी कट कर लिया, इसको भी कट कर लिया, और फिर इसको हमने यूज सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू कट काउंटर पार्ट्स on to ligate with डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज से इसको लिगेट कर दिया। अब ये हमने ले लिया, इसका बचा हुआ हिस्सा हमने इसको दिखाया है, ये देखिए जी इस तरीके से। और इसके अंदर हमने ये एलियन डीएनए, ये विटामिन ए का डीएनए लगा दिए। तो अब बेसिकली ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका इंसर्ट और डिजायर्ड जीन, जीन विटामिन ए का, और ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम, और टोटल मिलाकर ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको सपोज कीजिए हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इनटू होस्ट। अब होस्ट है सपोज कीजिए राइस, राइस प्लांट के अंदर हमने, राइस प्लांट सेल के अंदर इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये वहां पर क्लोन करेगा, और अब राइस के अंदर विटामिन ए भी होगा। इसे हम कहते हैं गोल्डन राइस, यानी कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस। तो अब इस तरीके से हमने राइस की एक नई किस्म बना ली, नई वैरायटी बना ली, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली विटामिन ए राइस के, चावल के दाने के साथ हमें मिलेगा। हम चावल खाएंगे तो हमें विटामिन ए भी उसके साथ पहुंचेगा, जिसको गोल्डन राइस नाम दिया गया। तो अब इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने इसकी बीमारी पैदा करने वाली ताकत खत्म कर दी, और हम अपने हिसाब से हमने नए चीजों को डेवलप करने की ताकत इसके अंदर डाल दी। तो इस तरीके से आज की तारीख में हम इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं हाउ दिस बिकम सो मैजिकल, ये हमारे लिए कितनी कारगर अब साबित हो रही है। तो ये एक और क्वेश्चन का भी मैंने आपको आंसर दे दिया एक तरीके से, कि आपसे पूछ लिया गया कि भाई हाउ कैन वी प्रिपेयर अ गोल्डन राइस थ्रू आर डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट को जज करना है, और इसी को ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। अब ये एक इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से इन्हें समझना है, इनके ऊपर वर्कआउट करना है। इसी तरीके से एनिमल का एक एग्जाम्पल लेकर आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एंड अब यहां पर एक बात को समझना बहुत जरूरी है, और वो है कि भाई हमने वेक्टर डीएनए के भी टुकड़े कर लिए, हमने आपका एलियन डीएनए या इंसर्ट या आपका फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए के भी टुकड़े कर लिए। अब उन टुकड़ों को हम अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें सेपरेट भी करना है और आइसोलेट भी करना है। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना है, एंड दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, एंड दिस इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, जो मल्टीपल टाइम में बोर्ड में आ चुका है, और इसको भी हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। सो दैट इज अनदर वीआईपी, दैट इज अनदर
VIP, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो भी हमें डिजायर्ड जीन के सेगमेंट्स मिले या हमें मिले वेक्टर के, तो उनको साइज के हिसाब से सेपरेट करना और आइसोलेट करना, ये इस मेथडोलॉजी का, ये इस टेक्निक का पर्पस है, जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस टेक्निक में इनका मतलब क्या है, लेट्स फोकस ऑन दैट। देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं जेल। जेल है यहां पर एग्रोज जेल, दैट्स अ नेचुरल पॉलीमर, दैट्स अ नेचुरल पॉलीमर। ये एक नेचुरल पॉलीमर है, पहली बात। दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। ये किससे निकाला जाता है? सीवीड से निकाला जाता है। ये दूसरा वैल्यू पॉइंट है इसका। तीसरा है जी, अब नेक्स्ट बात क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर हो गया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। व्हाट इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? तो ये दो चीजें प्रोवाइड करता है। एक तो फ्लूडिडिटी, बहाव, बहाव देता है ये, फ्लूड नेचर देता है, ताकि जिसमें से डीएनए बह सके, डीएनए फ्रेगमेंट्स। और इसके अलावा इट प्रोवाइड्स सीविंग इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट। इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू डीएनए आसानी से मूव कर पाता है। देखिए यही चीज आपको दे रखी है यहां पर। nowadays the most important used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from seaweeds, and the DNA fragments separate or resolve according to their size through sieving effect provided by this agarose gel। तो ये जेल का मतलब मैंने आपको समझाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेल और व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेल, कि जेल है क्या, किससे निकाला जाता है और इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हमने जेल के पर्पस को समझा। अब इसको आप क्यूआर कोड से अपने पास जनरेट कर सकते हैं। इसको फ्यूचर नोट्स के तौर पर आप अपने सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रो क्या है यहाँ पर। देखिए जी, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या है यहां पर, देखिए ये इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब हो गया करंट, हम करंट पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है, जिधर ये लार्जेस्ट लिखा हुआ है, इधर आपका बना हुआ होता है कैथोड, और जिधर स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है इधर बना हुआ होता है एनोड। इधर एनोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इधर कैथोड का नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड दैट प्रोवाइड अ ड्राइविंग फोर्स, ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है, ये मजबूर करता है सेगमेंट्स को मूव करने के लिए, टू मूव सेगमेंट्स फ्रॉम सेगमेंट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव और एनोड, एज डीएनए वी ऑल नो इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मजबूर करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करें, मूव करें। और उसको फ्लो करने के लिए सीविंग इफेक्ट कौन देता है, अभी मैंने आपको बताया था। सीविंग इफेक्ट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एग्रोस जेल, सॉरी दिस एग्रोस जेल। ये जेल प्रोवाइड करता है जो मीडियम और मैट्रिक्स बनाता है। तो ये जेल प्रोवाइड कर रहा है सीविंग इफेक्ट, और उन छेदों में से
होकर गुजरने का काम, उनको धकेलने का काम, उनको फोर्स करने का काम ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, जिसकी वजह से जो कैथोड से एनोड की तरफ डीएनए का मूवमेंट होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं एनोड की तरफ और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स मिलते हैं हमें कैथोड की तरफ। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को मूव करने में और उन्हें लेंथ वाइज, उन्हें साइज वाइज सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो दोनों का मिला जुला काम है, जेल का भी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। अगेन आई एम शेयरिंग दिस विद यू, तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाकर प्रिजर्व करें, बार बार इनको लिखें, बार बार समझें ताकि और इस टॉपिक को मजबूत बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके एग्जाम के लिए। आई थिंक दिस इज इनफ टाइम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो लेट्स फोकस ऑन दिस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल को आप मार्क करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। उसके ब्रैकेट में लिख देंगे आप एग्रोस जेल। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस टेक्निक इज बेस्ड। ठीक है जी। अब ये प्रिंसिपल भी आपने समझ लिया कि क्या प्रिंसिपल है। तो अब इसको भी मैं आपको क्यूआर कोड से शेयर कर देता हूं, ताकि आप इसे इन्हीं हेडिंग्स में लिखना है भैया, यही चीजें पूछी जाएंगी कि जेल क्या है, क्या फायदा है इसका, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोफोरेस, इलेक्ट्रिक करंट का क्या रोल है, या कैसे मूव होते हैं, किधर से किस डायरेक्शन में मूव होते हैं, यही क्वेश्चन आने हैं। यही मल्टीपल टाइम क्वेश्चन इसमें से बने हुए हैं और आए हुए हैं। आप देखिए, दैट इज एनफ टाइम। चलिए आगे की बात करते हैं, हम आगे के पोर्शन पर मूव करते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर अब हम बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं वेल्स, ये स्पेशल वर्ड आप देख रहे हैं वेल्स, इस पर ध्यान दीजिए। वेल्स, वेल्स मतलब ये गड्ढे जो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4। अब बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ वेल्स का आपको स्पेशली बात समझाई गई है। देखिए, ये टिपिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम है, शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड तो हम लेते हैं लेन 1 में, डाइजेस्टेड यानी कि आपका इसमें नो यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिन पर हमने कोई यूज नहीं करा, पूरा का पूरा एग्जैक्ट डीएनए, एग्जैक्ट डीएनए हमने इसमें डाला है। ठीक है जी। तो वह, और 2 3 4 में हम डालते हैं डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हम किस में डालते हैं, 2 3 4 में डालते हैं डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी। तो इसलिए ये वेल्स का भी आपको पता होना चाहिए कि डाइजेस्टेड सेट्स डाले जाते हैं लेन 2 से 4 में, और अनडाइजेस्टेड एग्जैक्ट डीएनए जिसमें कोई चेंज हमने, जिस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज नहीं किया है, ये आफ्टर अप्लाइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट पार्ट्स हैं, और इसमें हमने, अब ये ऐसा क्यों करते हैं, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये वेल्स हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है कि ये हमें ये कंफर्म कर देता है कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस काम के लिए भी आ रहा है कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अपना काम करा भी है या नहीं, उसने फ्रेगमेंट्स में डीएनए को कट करा भी है या नहीं। तो इस तरीके से हम उसे भी चेक कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसा पोर्शन है जो आज तक बोर्ड में किसी भी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है इसी साल ये आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्यूआर कोड से शेयर कर रहा हूं और बुक में आपको मार्क भी करा रहा हूं इसे कि ये कहां पर दिया हुआ है। ऐसा नहीं है मैं कोई भी चीज एनसीईआरटी से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही आना है ना,
नीट तक की मेरी गारंटी है, नीट में भी इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अब आप फालतू कुछ भी बताते चले जाओ, उसका कोई यूज नहीं है। मेरा तो सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि कील ठोकनी है किसी भी लकड़ी में, तो मैं कील पर हथौड़ा बजाऊंगा। बराबर इधर उधर मारने से उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको बार बार वही चीजें मैं कहता रहूंगा जो बोर्ड में नीट में आनी है, और यही आएंगी, ये मेरा वादा है। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ कि ये जो सर कह रहे हैं वो बात वास्तव में फायदेमंद है। तो ये आपने मार्क कर लिया। अब देखिए, ये आपको दिखा रहा हूं कि बेसिकली ये कहाँ दिया हुआ है। हर चीज बुक में है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया हुआ है। थोड़ा उस पर भी हमें ध्यान देना है। देखिए, ये यहाँ दिया हुआ है, कटिंग ऑफ ए डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो इसमें हमारे मुद्दे की बात है कि restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme at the optimal condition for the specific enzyme। तो इसमें आपको दे दिया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस जो है उनको हम इंक्यूबेट करते हैं प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, कैसे किया जाता है ये आपको बता रहे हैं, एट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है जी। अब जेल इलेक्ट्रो, तो ये एक और वैल्यू पॉइंट हो गया, ये एक आपका वेरी वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। अब दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। आ गया ना, देखिए कि चेक करने के लिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अपना काम किया भी है या नहीं, उसने फ्रेगमेंट्स में बांटा भी है या नहीं। तो ये हो गया आपका वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट टू। ये वन हो गया, ये टू हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, अब तीसरा पॉइंट। अब ये फिर देखो, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ता है, और इस तरीके से इस प्रोसेस से हम रिपीट कर सकते हैं। वेक्टर डीएनए के बेसिस पर भी इसको अलग कर लेते हैं, और डिजायर्ड डीएनए के बेसिस पर भी दो राउंड में हम इसको मूव करते हैं। तो फिर ये आपके वो एमसीक्यू क्वेश्चन इनके ऊपर उठकर बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम शेयरिंग दिस टू यू। ये फिर मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ध्यान से आप इसको स्टोर करें, प्रिजर्व करें, नोट्स बनाएं, और ये आपके आगे तक काम में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बहुत मेहनत से बस इनको समझें, पूरी कोशिश मैं आप तक इनको पहुंचाने की कर भी रहा हूं। नेक्स्ट देखिए जी। अब तो अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या कर लिया, हमने उसको कट कर लिया। अब हम आगे की बात करेंगे कि इनको हम अलग कैसे करेंगे। देखिए, अब इस पैराग्राफ पर आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डीएनए इज वेरी माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अब उसके और छोटे टुकड़े हो गए, तो अब टुकड़ों, अब उनको हम पहचानेंगे कैसे, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए जी कि सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद ए कंपाउंड इथिडियम ब्रोमाइड। इसको हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं, ETBR, and that is carcinogenic। ये कैंसर कॉजिंग है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो हमें इस मेथड के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ ध्यान में रखनी है कि इसको प्रिसाइसली यूज करना है। वी हैव टू हैंडल दिस वेरी केयरफुली, ताकि इसके एक्सपोजर में हम ना आ जाएं और हमें कैंसर होने के चांसेस ना बन जाए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है। अब इससे क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि ऑरेंज कलर बैंड्स बन जाते हैं डीएनए के, और उसको हम यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं, विजिबल लाइट में, और हम उन बैंड्स को फिर देख पाते हैं ऑरेंज कलर में, और हमारे लिए उसको विजुलाइज करना आसान हो जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो
अब उसके बाद हमने उनको विजुलाइज कर लिया। विजुलाइज करने के बाद जो हमारे मतलब का सेगमेंट है उसको हम जेल से कट करेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। ये सेकंड वैल्यू पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इल्यूशन, दैट इज नेम्ड एज इल्यूशन। सो द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर cut out from the agarose gel and extracted from gel piece, and this particular step is named as elution। तो पहला स्टेप जेल और आपका इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर हमने डिफरेंट साइज के बेसिस पर अरेंज कर लिया। पहला स्टेप तो हुआ ये। उसके बाद फिर हमने इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से और यूवी लाइट की हेल्प से हमने बैंड्स को पहचान कर उनके बेसिस पर उन्हें आइसोलेट करने के लिए दिमाग देख लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया। फिर उसके बाद हमने कैंची से उसको कट किया, सेपरेटेड बैंड्स को हमने कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल और एक्सट्रैक्ट कर लिया डिजायर, तो दैट इज नेम्ड एज, दैट स्टेप इज नेम्ड एज इल्यूशन। तो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये 3 स्टेप में आपके सामने पूरा प्रोसीड होता है। अब इस तरीके से डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि हम पहले इसको यूज करेंगे डिजायर्ड डीएनए के लिए, फिर वेक्टर डीएनए के लिए यूज करेंगे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का काम आसान हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। सो दिस इज द क्यूआर कोड टू जनरेट द नोट्स। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए जी, अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके अब कैसे इसको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप अब हम बात करते हैं। अब कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब भाई बैक्टीरिया कुछ भी लेने के लिए तो बैठा नहीं है कि कोई भी चीज बाहर से आएगी तो वो अपनी सेल के अंदर उसको अलाउ कर देगा। अब ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर हमें बैक्टीरिया को यानी कि होस्ट को, किसी भी होस्ट को मजबूर करना पड़ता है कि वो उस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। अब इसके लिए ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम उस होस्ट को मजबूर करते हैं कि वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर ले। अब इसके लिए देखिए, सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, आप जानते हैं कि वाटर लविंग है और इसीलिए सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं हो सकता। अब वाई में हमने आंसर पढ़ी बता ही दिया। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब मजबूर किया जाता है, उसको लेने के लिए दबाव बनाया जाता है कि वो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्वीकार करे। सो दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। अब ये पहला मेथड है जिसमें हम डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम है उससे ट्रीट करते हैं। इस डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करने का फायदा ये होता है कि जो होस्ट होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पोर्स डेवलप हो जाते हैं जिनके थ्रू आसानी से डीएनए मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है। फिर हम क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेटिंग द सेल, बैक्टीरियल सेल और होस्ट सेल विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। ठीक है जी। उसके बाद फिर उसे हीट शॉक देते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाते हैं, फिर वापस उसे बैक ऑन आइस। तो इस तरीके से इन सारे झंझटों से बैक्टीरिया हाथ जोड़ लेता है कि भैया क्यों मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो, ठीक है मैं तुम्हारा जो भी ये लाना चाह रहे हो मैं अपने अंदर लेने के लिए तैयार हूं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो पहला क्या किया हमने, डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम उससे ट्रीट किया ताकि बैक्टीरियल सेल के अंदर होस्ट सेल की पोरोसिटी डेवलप हो जाए जिसमें से आसानी से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो पास हो सके। दूसरे स्टेप में हम बैक्टीरियल सेल को, होस्ट सेल को आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ इंक्यूबेट करते हैं आइस पर, फिर उन्हें हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पर, फिर वापस बैक ऑन आइस, एंड बाय दिस that enables bacteria to take up the recombinant DNA।
इसके अलावा और भी मेथड है, और वो मेथड है तीन आपके, अलग अलग तीन मेथड हैं। देखिए जी, ये तीन मेथड में पहला है माइक्रो इंजेक्शन, जो स्पेशली हम एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं। दूसरा मेथड है बायोलिस्टिक्स और जीन गन, जो हम स्पेशली प्लांट सेल्स के लिए यूज करते हैं। और तीसरा है आपका डिसआर्म्ड वेक्टर्स, जो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेसियंस एंड रेट्रोवायरसेस। तो माइक्रो इंजेक्शंस में क्या करते हैं हम, एक बहुत जैसे इंजेक्शन होते हैं जो हम सिंपली देखते हैं, उनका और स्मॉल वर्जन, माइक्रो मीन्स स्मॉलर, उनमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिल किया और उसमें सीधा हम एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली उनके न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये एक मेथड और है। इसी तरीके से दूसरा, गोल्ड या टंगस्टन कोटेड डीएनए लेते हैं हम, माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं, क्योंकि इनको आसानी से हम माइक्रो पार्टिकल्स में बदल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेलिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, एक बात ये भी है कि कुछ, अब जब हम गन से शॉट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें मोमेंटम चाहिए कि वो वहां से ट्रेवल करके पहुंच सके होस्ट सेल तक, प्लांट सेल तक पहुंच सके, तो उसमें कुछ वजन भी होना चाहिए। तो इन दोनों पर्पसेस के लिए गोल्ड और टंगस्टन, और ये इनएक्टिव होते हैं आसानी से, भाई नोबल मेटल्स हैं, आप जानते हैं आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमने इनको प्रेफर किया। अब हम शॉर्ट करते हैं तो बैक्टीरियल, वो उसमें प्लांट सेल के अंदर वो पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर जाएगा और ये बाहर ही रह जाते हैं, और जिस तरीके से हम इनको अलाउ कर सकते हैं। सो दैट इज मेथड टू पास डीएनए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है जी इसके अंदर कि हम कैसे सेल से डीएनए निकालते हैं। तो ये भी फिर मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, इस क्यूआर कोड से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करके लिख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू गो थ्रू दिस। नेक्स्ट देखिए जी, अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे आता है जी आपका प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ये बहुत बार एमसीक्यू, मतलब पहले तो ये 2 नंबर 3 नंबर में भी कई बार आ चुका है, लेकिन अब आजकल के बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ये एमसीक्यू के लिए बड़ा फेवरेट है, क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स को सीक्वेंस में करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसी बेसिस पर हम इसको देखेंगे और चेक करेंगे। देखिए जी, पहला स्टेप हो गया भैया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दिस इज स्टेप 1, कि हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। दूसरा स्टेप, fragmentation of DNA by restriction endonuclease, that is the second step, कि हमने डीएनए को फ्रेगमेंट्स में बदल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। थर्ड स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, दिस इज द थर्ड स्टेप। अब ये आपका हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम ऐसा काम कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमने लिगेशन ऑफ डीएनए थ्रू अ वेक्टर, तो ये डीएनए लाइगेज से होगा, डीएनए लाइगेज, सो दैट इज द फोर्थ स्टेप। एंड देन फिफ्थ स्टेप इज, फिफ्थ स्टेप है आपका ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, तो जो कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि हम जीन गन से करें या माइक्रो इंजेक्शन से करें या पैथोजन डिसआर्म्ड वेक्टर से करें। ठीक है जी, तो ये आपका पांचवा स्टेप हो गया जी। छठा स्टेप है जी आपका कल्चर द होस्ट सेल्स इनटू द मीडियम एट लार्ज स्केल, जो भी हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स, सो दैट इज द सिक्स्थ स्टेप। एंड सेवंथ स्टेप, उसके बाद लास्ट आता है जी आपका कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, और जिसे हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे, दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, दैट इज
डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस तरीके से ये 7 स्टेप में आपका पूरा का पूरा हमारा एक प्रोटीन को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को लेने का, उसे मार्केट में बेचने का, शुरुआत से एंड तक का ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसके अलग अलग ये स्टेप दे जा सकते हैं आपसे। कोई भी स्टेप्स दे दिए आपसे और उनको सीक्वेंस में करने के लिए आपसे बोल दिया। तो इस तरीके से ये एक एमसीक्यू का वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है, जो आपको अपने दिमाग में रखना है। तो इसको मैं फिर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसको आप अच्छे तरीके से अपने पास पॉइंट करके लिखें, ताकि इसको आप फ्यूचर में एग्जाम में यूज कर सकें, चाहे आने वाले प्री बोर्ड्स है या आपका बोर्ड एग्जाम है, उसमें आप इसको परफेक्टली यूज कर सके। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू गो रिलेट विद दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जेनेटिक मटेरियल को निकालना, यही तो सबसे पहला स्टेप है। अब जेनेटिक मटेरियल देखिए, न्यूक्लिक एसिड is the genetic material of all the organisms without exception. In majority of organisms, this is deoxyribonucleic acid or DNA. In order to cut the DNA with restriction enzymes, it need to be in pure form. यानी कि अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट दे मीन विद रेस्पेक्ट टू दिस प्योर फॉर्म। इस प्योर फॉर्म से इनका मतलब क्या है? प्योर फॉर्म से है फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब लिपिड्स, आपका प्रोटीन्स, आरएनए, इन सब से इनको अलग करना, ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है। तो इससे फ्री फ्रॉम, तो सिंस, अब देखिए यही बात ये आगे कह रहे हैं कि सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स, सो वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए along with the macromolecules, आरएनए, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स। अब इसमें आपके पॉलीसेक्राइड्स भी आ जाते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? दिस इज द मोस्ट फर्स्ट स्टेप। अब आप, अब ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम सच एज, बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं तो हम लाइसोजाइम से उसे ट्रीट करेंगे, प्लांट सेल ले रहे हैं तो सेल्यूलेज से ट्रीट करेंगे, फंगस सेल ले रहे हैं तो काइटिनेज से ट्रीट करेंगे। सो दैट इज स्टेप 1। ये सबसे पहला स्टेप है जो हमें काम करना है, किस पर? ये किसी भी जेनेटिक मटेरियल को सेल से आइसोलेट करने का पहला स्टेप है। अगेन दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हमें बहुत ध्यान से बात को दिमाग में रखना है। उसके बाद फिर हम प्रोटीन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स जैसे कि और आरएनए, उनसे अलग करना है। तो दूसरे स्टेप में हम आरएन न्यूक्लिएज, राइबो न्यूक्लिएसिस का यूज करके, दैट इज स्टेप 2, राइबो न्यूक्लिएसिस का यूज करके फिर हम हटाते हैं आरएनए को। फिर तीसरे स्टेप में हम प्रोटीन्स को हटाते हैं प्रोटीएसिस का यूज करके, दैट इज स्टेप 3। दिस इज स्टेप 3। अब फिर उसके बाद हम इसी तरीके से पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स को, ये आ गया, अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, इसी तरीके से एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली। अब ये हो गया आपका स्टेप 4। इसमें आप लाइपेजेस का यूज करके लिपिड्स को, लाइपेजेस तो उन्होंने सिमिलरली दिखा दिया है, तो अब अगर आप इतने भी पॉइंट्स लिख लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। फिर फाइनल स्टेप में क्या करते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी पुट द चिल्ड इथेनॉल, दैट इज द फाइनल स्टेप, स्टेप 5। इसमें हम चिल्ड इथेनॉल को डाल देते हैं। चिल्ड इथेनॉल के डालने से हल्का होकर, प्रेसिपिटेट होकर डीएनए ऊपर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से धागे की फॉर्म में डीएनए ऊपर की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको हम, ये कहलाता है स्पूल। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है स्पूल, इसमें हम स्पूलिंग के प्रोसेस से इसको सेपरेट कर लेते हैं। सो दैट इज द फाइनल स्टेप 6। तो प्रेसिपिटेशन के बाद हमने इसको स्पूलिंग करके उस पूरे के पूरे डीएनए फ्रेगमेंट को अलग कर लिया। तो अब ये केवल डीएनए, इसके साथ कोई भी और मैक्रोमोलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं है, और इस तरीके से हमें ये फाइनली डीएनए
आइसोलेट हो गया। तो ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे 2 नंबर 3 नंबर किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम शेयरिंग दिस QR कोड, डील विद दिस केयरफुली एंड एंजॉय दिस फॉर फ्यूचर यूज। इसको सेव करिए नोट्स बनाकर, ताकि आप इसको फ्यूचर में यूज कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अब ये चैप्टर कंप्लीशन की तरफ ही है। अब हम नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट, फिर बड़े एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं, एंड दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये फिर एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ये होता है कि बेसिकली हम जो जीन का हिस्सा है उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, एम्प्लीफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और साथ के साथ ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस में भी हेल्प करता है, क्योंकि म्यूटेंट जीन कभी भी एम्प्लीफाई नहीं होगा, और इससे हमें बीमारी का भी पता लगाने में हेल्प मिलती है। तो इसके दो पर्पस हो गए। RT-PCR मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था वन शॉट के, कि RT-R मतलब रेस्ट्रिक्शन, वो सॉरी रिवर्स, T मतलब ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमने कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो हमारे शरीर में कोरोना वायरस ने बनाया था, उसको के म्यूटेशन, म्यूटेटेड जीन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एम्प्लीफाई करके हमने PCR से इसका मेन टेस्ट बना, जिसके थ्रू हमने इसको डायग्नोस किया और हम बीमारी पर विजय प्राप्त कर पाए। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसको, जो भी डिजायर्ड सेगमेंट है उस डिजायर्ड सेगमेंट को हम 94 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। सो दैट इज डीनेचुरेशन। 94 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, वो ब्रेक हो जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से ये दोनों डी नेचर, यानी कि जो इनकी नेचर जुड़े रहने की है, वो ये अलग अलग हो जाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज डीनेचुरेशन। स्टेप 1 है जी ये आपका। अब स्टेप 1 के बाद हम क्या करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दैट इज इन विट्रो। जीन ऑफ इंटरेस्ट के सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि 2 से 6 बेस, अभी हमने देखा था कि 6 बेस पेयर्स का ही सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, तो उसी के बेसिस पर हम लगभग 6 से 8 बेस पेयर्स वाला एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक इस पर्टिकुलर DNA स्ट्रैंड के लिए, एक इसके लिए, और उनको हम इसमें डाल देते हैं। अब जैसे ही हम डालते हैं इन प्राइमर्स को, देख रहे हैं ये प्राइमर्स आपने लिखे हैं, तो प्राइमर्स क्या है, सिंथेट जीन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जितना हिस्सा हमें बड़ा करना है, उतना हिस्से को हम प्राइमर्स, आर्टिफिशियल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के काउंटर पार्ट्स को इसके अंदर डालते हैं। तो जैसे ही डालेंगे तो वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के सामने चिपक जाएंगे, और ये दूसरा स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं एनीलिंग, और दैट विल टेक प्लेस अराउंड 54 डिग्री सेल्सियस। अब इस दूसरे प्रोसेस के बाद अब इसको एक्सटेंड करना, तो एक्सटेंशन के लिए अब ये एक्चुअली होता है लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहां के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जो कि थर्मोस्टेबल हो, पहली बात, और दूसरा दैट इंड्यूस डीनेचुरेशन, वो इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग भी रखे, और साथ के साथ थर्मोस्टेबल भी हो, थर्मो स्टेबल भी हो। तो उसके लिए हमारी तलाश हुई, और वो तलाश हमारी खत्म करी थर्मस एक्वाटिकस में। थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया है जिससे कि ये स्पेशल एंजाइम निकाला गया। थर्मस का लिया गया T, और एक्वाटिकस का लिया गया AQ।
और इससे बना हमारा थर्मोस्टेबल एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज है। ये एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज जो कि हमने इसके अंदर यूज किया और उसने इसको एक्सटेंड किया। अब अगर आप इसकी ऐसी 30 साइकिल्स रिपीट कर देंगे तो ये आपका 1 बिलियन टाइम्स बड़ा हो जाएगा शुरुआत से। जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट शुरुआत में लिया था उससे 1 बिलियन टाइम्स ये बड़ा हो जाएगा। और इसकी डिफरेंट कॉपीज भी क्लोनिंग करके हम बना सकते हैं। फिलहाल तो हमारा मेन मुद्दा इससे एम्प्लीफिकेशन है, तो हम इसके एम्प्लीफिकेशन हमारे लिए काम, आगे का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए। तो इस तरीके से ये हमने इस वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा। पीसीआर ये भी एक बड़ा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पार्ट है इस चैप्टर का, जो मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से आपको तैयार करना है। इसके दो फायदे मैंने आपको बताए। पहला फायदा एम्प्लीफिकेशन अभी हमने, और दूसरा फायदा बीमारियों को डायग्नोस करने में भी ये हमारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि म्यूटेंट जीन एम्प्लीफाई नहीं होगा और उससे हमें उसका पता लग जाता है और हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस में हेल्प हो सकती है। बीमारी को बढ़ने, मतलब उसके सिम्टम्स भी अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, उससे पहले ही हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। आगे चलते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक है इसका, देखिए अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब यहां पर एक बड़ी मुद्दे की बात है जो हमें दिमाग में रखनी है, दैट इज अगेन वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रो मीन्स यहां पर है डिफरेंट, और लोगस मीन्स जीन पोजीशन। हमने वेक्टर के थ्रू उस जीन को इंट्रोड्यूस किया है जो उसका है ही नहीं, जो उसका डिफरेंट है, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया हेट्रोलोगस। तो अब वो बैक्टीरिया डिफरेंट जीन कंटेन अपने लोकस पर रख रहा है, इसलिए हेट्रोलोगस, और उसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गया। तो भाई हेट्रोलोगस जीन हो गया, उससे बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उससे बना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ये बात ये कहना चाह रहे हैं, इस चीज को ये बोल रहे हैं। सो दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको एमसीक्यू के बेस पर क्वेश्चन दे सकता है। तो आई एम शेयरिंग दिस, इसको प्रिजर्व रखें, नोट्स फॉर्म में इसको बनाकर रखें अपने पास, ताकि फ्यूचर में आप इसको अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकें और इसका यूज कर सकें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर के दो ही टॉपिक रह गए हैं। अब आता है भैया ये, कि हम बड़े स्केल पर इसका कल्चर कैसे कर सकते हैं। देखिए जी, बड़े स्केल पर कल्चर करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन टेक्निक होनी चाहिए, और उस बेहतरीन टेक्निक का नाम है जेल, आपका सॉरी, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगेन, जो कि आपके लिए एमसीक्यू या किसी भी फॉर्मेट को प्रोवाइड कर सकता है। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम की खासियत क्या होती है? इसमें हम यूज्ड मटेरियल को एक तरफ से निकाल सकते हैं फ्रॉम वन साइड, एंड वी पुट अप द रॉ मटेरियल, फ्रेश मीडियम फ्रॉम द अदर साइड। अब इससे फायदा क्या होता है? एक तरफ से हम फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से हम फिनिश्ड गुड निकाल रहे हैं। सो इट हेल्प अस टू मेंटेन सेल इन मोस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिव लॉग फेज, यानी कि मैक्सिमम बेहतरीन प्रोडक्शन वाली फेज में रखते हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और एक्सपोनेंशियल फेज या एक्सपोनेंशियल ग्राफ, या जिसमें आपने इस तरीके से ये पढ़ा, ये आपने उसमें भी पढ़ा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। तो जबरदस्त तरीके से एक्सपोनेंश में 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256,
पावर्स में मल्टीप्लाई करेगा बैक्टीरिया, और जिसकी जितना तेजी से वो मल्टीप्लाई करेगा उतनी तेजी से हमारी प्रोडक्ट बनेगी। सो जिसकी वजह से कल्चर मेथड प्रोड्यूसेस ए लार्जर बायोमास, और जिसकी वजह से हमें हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन मिलेगा। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, उस क्यूआर कोड को डील करें आप, और इसमें आप आसानी से इसको सेव करके रखें अपने पास फ्यूचर यूज के लिए, ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, अब आगे की तरफ चलते हैं। जो लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज बायोरिएक्टर। अब नेक्स्ट है भैया, ये बायोरिएक्टर क्या है। बायोरिएक्टर आप अपने सामने देख रहे हैं, ये दो तरीके के बायोरिएक्टर आपको दिए गए हैं, देखिए। अब स्मॉल वॉल्यूम्स पर तो हमने काम करके देख लिया, अब हम श्योर हैं कि कैसे प्रोटीन हमारा बनेगा। तो अब उसको हम लार्ज स्केल में, यानी कि 100 से 1000 लीटर्स के बड़े बड़े कंटेनर्स में डेवलप करते हैं, जिन्हें हम बायोरिएक्टर्स कहते हैं। तो बायोरिएक्टर्स अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट, ये फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स देता है। तो देखिए जी क्या कह रहे हैं ये, अगेन दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। देखिए जी, बायोरिएक्टर्स की डेफिनेशन है, ये वेसल्स होते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या इंडिविजुअल एंजाइम्स, और यूज कर रहे हैं हम माइक्रोबियल प्लांट को या एनिमल या ह्यूमन सेल को। तो सिंपली इट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोरिएक्टर्स, कि बायोरिएक्टर्स एक्चुअली है क्या। अब उसके बाद इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट दे प्रोवाइड। सेकंड वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, चाहे वो टेम्परेचर की है, पीएच की है, सबस्ट्रेट की है, सॉल्ट्स की है, विटामिन की है, और ऑक्सीजन की है। तो सभी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यू पॉइंट हुए आपके, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला हुआ जी आपका कि बायोरिएक्टर्स है क्या एक्चुअली, और दूसरा बायोरिएक्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसको फिर मैं आपके क्यूआर कोड से शेयर कर रहा हूं, इसको प्रिजर्व करिए, फ्यूचर यूज के लिए रखिए, ताकि आप इसको मल्टीपली एक्सेस कर सकें, क्योंकि बोर्ड के बाद नीट एग्जाम भी है। ये सब कुछ वहां तक आपका बड़े आराम से आपके काम में आएगा, जिसे आप फुल्ली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब बच्चों आगे चलते हैं। अब दो तरीके के बायोरिएक्टर्स आपको दिखा रखे हैं, अब इनके बेसिस पर इनकी बातचीत को समझते हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। देखिए जी, देखिए बच्चों, दो बायोरिएक्टर आपको दिए हुए हैं। एक है आपका स्प्रैग्ड टैंक बायोरिएक्टर, दिस वन द स्प्रैग्ड टैंक, और एक है स्टर्ड टैंक। दोनों सिंपल स्टर्ड टैंक, तो दोनों में ही स्टर्ड टैंक होता है। स्टर्ड टैंक का मतलब जिसके अंदर हम, जिनकी पैंदी, मतलब जिनको हम आसानी के से हिला सकते हैं, स्टर कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो बबल्स बनते हैं वो ऑक्सीजन के ट्रांसफर एरिया को बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा सरफेस, जितना ज्यादा बबल्स बनेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है। तो ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये काम करता है ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया के ऊपर। जितना ज्यादा बबल्स बनेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया होगा, और उतना ज्यादा ड्रामेटिकली ये कल्चर सिस्टम, कल कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम वाला मेथड फॉरवर्ड होगा। अब इसमें दूसरा है जी आपका सिंपल स्टर टैंक। स्टर टैंक बायोरिएक्टर सिलिंड्रिकल होता है बेस से, ये आप देख रहे हैं कर्व्ड बेस है इसका। इस कर्व्ड बेस का फायदा ये है कि ताकि कंटेंट्स की मिक्सिंग आसानी से बढ़िया तरीके से की जा सके। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ये वैल्यू पॉइंट हो गया, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा, स्टीयरर जो होता है, जो ये पलटा होता है जिससे हम
मिक्स करते हैं और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर के पूरे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन यूनिफॉर्मली मिक्स हो और साथ के साथ कल्चर उसकी मिक्सिंग भी बेहतर ढंग से हो, कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन, कहीं भी ज्यादा नहीं, और हर जगह उस ब्रॉथ की, कल्चरल ब्रॉथ की कंटेंट की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। अल्टरनेटली एयर नीचे से बबल कर दी जाती है, देख रहे हैं, लगातार स्टेराइल एयर पास की जाती है ताकि एयर की बिल्कुल भी कमी ना हो, ऑक्सीजन की बेहतरीन एनवायरनमेंट बना रहे। तो ये आपका दूसरा वैल्यू पॉइंट हुआ, ये आपका तीसरा वैल्यू पॉइंट हुआ। तो अभी तक हम तीन वैल्यू पॉइंट बायोरिएक्टर्स की वर्किंग के, उनके अंदर जो फैसिलिटीज दी हुई हैं उसके बेसिस पर जनरेट कर चुके हैं। अब आप क्लोजली देखेंगे तो बायोरिएक्टर एजिटेटर सिस्टम होता है बायोरिएक्टर के अंदर, ये भाई फॉर्म ब्रेकर हो गया, इम्पेलर हो गया, ये सारे एक पूरे के पूरे एजिटेटर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्म ब्रेकर का काम होता है झाग बन गए उनको खत्म करना, और फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर लगातार ब्रॉथ को घुमाता रहता है, इवनली मिक्स करने के लिए हेल्प करता रहता है। ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम हो गया जी आपका। फॉर्म कंट्रोल सिस्टम मैंने बताया है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, ये सब अवेलेबल होते हैं। और लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सैंपलिंग पॉड्स होते हैं जो बार बार स्मॉल वॉल्यूम पीरियोडिकली हम निकालते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि भाई बायोरिएक्टर्स के अंदर ब्रॉथ प्रॉपरली बन रहा है, फिनिश्ड गुड बन रही है, रॉ मटेरियल का सही यूज हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से ये बायोरिएक्टर पर आपके क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड भी आ सकते हैं, डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, और ये अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ जो डिस्कस किए गए हैं इनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब हम बिल्कुल लास्ट की तरफ, इस चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एंड देन दिस चैप्टर विल फिनिश, और ये आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू कोरिलेट विद दिस QR code. Let's move to the last part of this chapter, and that is downstream processing. देखिए जी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के ये बायोसिंथेटिक फेज जो उसमें हमने बल्क में अपना डिजायर्ड मटेरियल प्रोटीन तैयार कर लिया, अब इसके बाद हम क्या करना चाहेंगे। देखिए जी, अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करनी है, और उसकी मार्केटिंग करने से पहले हमें सबसे पहले डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है इस टॉपिक का, जिसमें हम सेपरेशन का मतलब ये है कि हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है, उस डिजायर्ड प्रोटीन को वी हैव टू सेपरेट सेपरेट फ्रॉम अनडिजायर्ड प्रोटीन्स। अब ये अनडिजायर्ड प्रोटीन्स कौन से हैं? बैक्टीरियल प्रोटीन्स। बैक्टीरियल प्रोटीन से हमारे डिजायर्ड प्रोटीन को अलग करना, तो दैट इज सेपरेशन, और फिर उसको प्यूरिफाई करना। तो ये दोनों स्टेप हम किससे करते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से करते हैं। तो ये एक नंबर का बड़ा अच्छा पॉइंट आपका एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा, उसके बाद प्रोडक्ट को फिर प्रिजर्वेटिव्स के साथ डील किया जाता है। प्रिजर्वेटिव के साथ डील करने का फायदा ये है ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म में यूज कर सकें। सो दैट इज सेकंड वैल्यू पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। थर्ड थर्ड में हम बात करते हैं भैया फिर सच फॉर्मुलेशन टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स तीन तरीके से होते हैं, पहले माइस पे होता है, फिर मंकी पर होता है, और फिर ह्यूमन पर होता है। तो इस तरीके से हम इनके ट्रायल्स देखते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स और इनकी काम करने के तरीके को देखते हैं कि नेचुरली जिस तरीके से हमारे शरीर में वर्क हो रहा है उसी तरीके से पॉजिटिव तो चीजें हैं, कोई साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बेसिस पर होते हैं तो सीधी सी बात है फिर उसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उस प्रोग्राम को वहीं रोका जाएगा और उसके अंदर चेंजेस करके फिर दोबारा से उसके ऊपर मेहनत की जाएगी। तो दिस इज द थर्ड वैल्यू पॉइंट, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर नेक्स्ट आता है जी हमारा, उसके बाद स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है इसके रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये फोर्थ वैल्यू पॉइंट हो गया। और फिफ्थ वैल्यू पॉइंट है इसका कि हम उसके बाद क्या करते हैं,
कि भाई ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, ये सभी के लिए सेम नहीं हो सकती। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर के 2 वन शॉट में हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। केवल 2-2.5 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, आपके सारे के सारे वैल्यू पॉइंट्स आप तक पहुंच गए। अब इसे मल्टीपल टाइम आप एक्सेस करिए, एंजॉय करिए, इसको लिखिए और इसके क्वेश्चंस को डील करिए, और जो भी समस्या आए उसको 1 to 1 आप मेंटोर जी प्लेटफॉर्म पर एक्सेस भी कर सकते हैं, अपने मेंटोर से टाइम ले सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। तो इस अगले जल्दी मिलते हैं, फिर इसके अगले चैप्टर की वन शॉट आपके साथ लेकर मैं बड़ी जल्दी आपसे जुड़ने वाला हूं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से, और उसको भी इसी तरीके से आसान करके मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा ताकि आप उसका पूरा मजा ले सकें। तो बच्चों, आज के इस वन शॉट में इतना ही। इन दोनों वन शॉट को बार बार एक्सेस करके मल्टीपल बेनिफिट उठाइए और बोर्ड एग्जाम में बेस्ट देने की कोशिश करिए। अब इसी तरीके से मैं वीजे आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाता रहूंगा।